Good afternoon to GNM Nursing second year students, and this is a revision class for all of you on the topic dialysis. We have already discussed this topic, but we are revising this because this is a very important topic. So dialysis comes from the Greek words, namely dia and the lysis, meaning that splitting or separating the materials through a membrane. तो जो डायलिसिस वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है. अगर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये होगा DIA डाया एंड देन लाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना. तो अगर हम इस पूरे को मिलाएं तो इसका मतलब है कि एक मेम्ब्रेन है और उससे हम ऐसा मटेरियल है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि उस मेम्ब्रेन से फ्लो कर रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग और सेपरेटिंग द मटेरियल थ्रू अ मेम्ब्रेन. जो ये मेम्ब्रेन है इससे कुछ ही मटेरियल, कुछ ही पार्टिकल्स जो होंगे वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो स्प्लिट हो जाएंगे या फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. तो डायलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग और सेपरेटिंग द मटेरियल्स थ्रू अ मेम्ब्रेन. सो ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस अ सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन. बेसिकली डायलिसिस जो प्रोसीजर होता है वो एक सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है उसमें, है ना. और इस सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड होता है उसको हम एक्सचेंज करवाते हैं. ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबियल है. इट मीन्स कि कुछ ही पार्टिकल्स होंगे जो कि इससे एक्सचेंज हो पाएंगे. सारे पार्टिकल्स इससे पूरी तरीके से दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे, इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सेमी परमेबियल है. कुछ ही पार्टिकल्स को परमेबिलिटी देती है कि ये एक तरफ से दूसरे साइड पे जा सके. तो क्योंकि क्योंकि डायलिसिस इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी? किडनी फिल्टर्स द ब्लड. फिल्टर्स द ब्लड मीन्स जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लड में जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको बॉडी से रिमूव करती है, फ़िल्टर करती है किडनी. सिमिलरली डायलिसिस में एक ऐसी मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है जो कि हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है, और कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जिनको कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जिनको ब्लड से फ़िल्टर करती है. जो इसेंशियल पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्लड में रहने देती है ये मेम्ब्रेन, और जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको परमेबिलिटी दे देती है. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डायलिसिस. Now, what is the definition? Dialysis is not limited to the filtration of kidneys and the removal of nitrogenous waste from the blood, but it also include addition or the removal of excess of water, electrolytes from the blood. फर्स्ट फंक्शन ऑफ डायलिसिस इज फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी. किडनी क्या करती हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती हैं. तो पहला फंक्शन डायलिसिस का यही है. सेकंड है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. ब्लड के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है. उनमें से एक प्रोसेस होता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म. जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी वजह से ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का बना होता है. जैसे कि उसमें होगा आपका अमोनिया हो जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन. ये सब क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है. इनको रिमूव करना इसेंशियल है. तो डायलिसिस क्या करती है? ये जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं इनको रिमूव करती है. पहला फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी. सेकंड फंक्शन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. थर्ड एडिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, और रिमूवल ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट. तो ऐसे फ्लूइड को, वाटर को मेंटेन करना ब्लड के अंदर ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे. इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सबको मेंटेन करके रखना ब्लड में. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस. सो क्यों करते हैं हम डायलिसिस? व्हाट आर इट्स इंडिकेशन? यू कैन रिमेंबर दिस बाय द AEIOU एक्रोनियम, राइट. ए मीन्स एसिडोसिस. जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ब्लड है उसके अंदर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है किडनी. तो जो एसिड्स, अनायंस हैं, एसिड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं. और जो बाइकार्बोनेट है वो कम हो गया है. जैसे कि अमोनिया है. अमोनिया अगर प्रोड्यूस होता है तो वो एक तरीके का क्या है?
एसिड है, तो वो अगर एक्युमुलेट हो रहा है बॉडी से, रिमूव नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ब्लड का पीएच बढ़ा रहा है, एसिडिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं, तो अमोनिया जो होता है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता किडनी से, बॉडी में ही रह जाता है, ठीक है। और प्लस जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो बाइकार्बोनेट जो होता है वो भी सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो इस तरीके से एसिड और बेस का इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी में एसिड इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशंस में होता है रीनल फेलियर। देन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या देखा जाता है, उनमें देखा जाता है हाइपर कलीमिया, पोटेशियम लेवल एलिवेट हो जाता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट लेवल्स इंक्रीज हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस जो कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। आपके इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, कार्डिक अरिदमियाज हो सकते हैं, ठीक है, मसल स्पाज्म हो सकता है। ये सारी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम डायलिसिस करेंगे, क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है। देन इंजेक्शन जैसे कि पेशेंट ने सैलिसिलेट ले लिया है, जैसे कि सैलिसिलेट जैसे कि एस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन ले लिया पेशेंट ने, तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ओवरडोज में लिया, तो पेशेंट को क्या हो गया, पॉइजनिंग हो गया। तो पॉइजनिंग वाली कंडीशन में भी हम डायलिसिस करते हैं। तो पहला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में जैसे कि हाइपरकलीमिया, हाइपरफॉस्फेटमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। थर्ड है पॉइजनिंग में, जैसे कि सैलिसिलेट की पॉइजनिंग में। फोर्थ है ओवरलोड, क्योंकि किडनी का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हम क्या जो किडनी है वो क्या करेगी, फ्लूइड को रिमूव करेगी, बट फ्लूइड तो रिमूव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि किडनीज क्या है, डैमेज है रीनल फेलियर में, है ना। तो इट विल लीड टू द फ्लूइड ओवरलोड। तो ऐसी कंडीशंस में अभी हमें क्या चाहिए, आर्टिफिशियल किडनी चाहिए, जो कि डायलिसिस है। देन यूरीमिया, यूरीमिया मीन्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं वो बॉडी से रिमूव नहीं हो पाएंगे रीनल फेलियर में, तो ये एक्युमुलेट हो जाएंगे ब्लड में, तो ब्लड में यूरिया भी बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन भी बढ़ जाएगा, अमोनिया भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। तो दीज आर द इंडिकेशन जिसमें हम कि डायलिसिस करते हैं, एसिडोसिस में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में, पॉइजनिंग में, फ्लूइड ओवरलोड में एंड द यूरीमिया में। नाउ अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ें तो हम एक्यूट रीनल फेलियर में या फिर एक्यूट ऑन क्रॉनिक रीनल फेलियर में, जो पेशेंट्स बहुत ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, जिनको लॉन्ग टर्म से किडनी डिजीज़ होती है, जिनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, उनको हम डायलिसिस में डालते हैं। तो उनको भी होगा, पॉइजनिंग में होगा, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होगा, हाइपरकलीमिया, फ्लूइड ओवरलोड। तो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द डायलिसिस। Now, types of dialysis. Types of dialysis include hemodialysis and the peritoneal dialysis. Hemo means blood. Peritoneal means peritoneal membrane. So, what is this? What is the difference between these two? In the hemodialysis, the artificial membrane is made up of cellulose-based or the synthetic material and is used as a semi-permeable membrane and is in contact with the patient blood. दोनों में ही डायलिसिस में, दोनों में ही सेमी परमीबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है ना। जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है वो यूज़ होगी तभी तो फ्लूइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। बट हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं तो इसमें हम पेशेंट का जो ब्लड है उसके कांटेक्ट में किया जाता है। आई विल शो यू एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देन पेरिटोनियल डायलिसिस में देयर इज़ अ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमियल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जबकि हीमोडायलिसिस में सेमी परमियल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, डायलिसर, एक डायलिसर का यूज़ किया जाता है, वो एक हॉलो फाइबर का बना होता है और उसको हम यूज़ करते हैं एज अ सेमी परमियल मेम्ब्रेन। ये एक आपका हीमोडायलिसिस का इमेज है। इसमें अगर आप देखोगे एक डायलिसिस मशीन है और एक डायलिसर है ना। और पेशेंट के जो ब्लड वीन्स हैं
या फिर फिस्टुला हो गया, या फिर ग्राफ्ट हो गया, या फिर कैथेटर हो गया, ठीक है। तो इन सब ये जो आपके वैस्कुलर एसेस होते हैं, इनके मीडियम से पेशेंट के कांटेक्ट होता है ब्लड के साथ और द डायलिसिस मशीन के साथ। तो इस तरीके से हीमोडायलिसिस होता है। देन पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस का एक इमेज है। देयर इज़ अ डायलिसिस सोल्यूशन, इट इज़ इन्फ्यूज्ड इन द peritoneal cavity by using a catheter. Then it will remain there for a specific period of time, and then this peritoneal fluid will be drained out and then collected in the drainage bag. So there is infusion, then there is retention of this fluid, then there is the drainage of this fluid. So this is called peritoneal dialysis. नाउ कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं डायलिसिस के? 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं सॉरी फॉर डायलिसिस। फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूज़न, देन ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इन सारी चीज़ों में क्या चाहिए? सेमी परमीवियल मेम्ब्रेन चाहिए, है ना। दिस इज़ द बेसिक थिंग। देन डिफ्यूजन क्या होता है? इसमें सॉल्यूट जो होंगे वो ग्रेटर कंसंट्रेशन वाली एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाली एरिया में डिफ्यूज़ होंगे, ठीक है, मूव में करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डायलिसर है और आपका ब्लड है। ब्लड के अंदर आपको पता है यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? ब्लड में। किडनी वाले पेशेंट्स में है, ठीक है। तो जब ये ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी वजह से ये जो सॉल्यूट होंगे वो मूव करेंगे कहाँ पे? डायलिसर मशीन में, क्योंकि वो ब्लड में ज़्यादा है। एक मेम्ब्रेन है डायलिसर के अंदर, तो उस मेम्ब्रेन से ये क्या करेंगे? पास ऑन हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सेकेंड है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में फ्लूइड मूव करता है ग्रेटर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। अब इसमें सॉल्यूट नहीं मूव हो रहा है, इसमें क्या मूव हो रहा है? वाटर। तो वाटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ब्लड में अगर वाटर ज़्यादा है तो वो डायलिसिस की हेल्प से ब्लड से कहाँ पे चला जाएगा? डायलिसिस मशीन में चला जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। एंड देन आता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है? देयर इज़ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तभी होता है जब ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस होने की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बकेट है उसमें पानी ज़्यादा है और दूसरी बकेट है उसमें पानी कम है, और आपने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया है, तो एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाता है दोनों के बीच में। तो जो फ्लूइड होगा वो कहाँ जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से होता हुआ जहाँ पे कम प्रेशर है वहाँ जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी यही होता है, जब प्रेशर में डिफरेंस आता है या फिर ऑस्मोलैलिटी में डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आप देखोगे तो एक बकेट है, इसमें जहाँ पे येलो पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े, ये है आपका ब्लड, दूसरी तरफ क्या है? डायलिसर मशीन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर प्रेशर है वो ब्लड में सबसे ज़्यादा हो गया। अगर ब्लड में प्रेशर इज़ इंक्रीज तो it will allow the movement of fluid from higher pressure to the lower pressure। तो अगर मूव हो रहा है सॉल्वेंट का हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में तो दैट विल बी कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये 3 प्रिंसिपल्स थे डायलिसिस के, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Now in today's lecture we will discuss about the peritoneal dialysis, and in other class we will discuss about hemodialysis. So in the today's class we will discuss about peritoneal dialysis. नाउ पेरिटोनियल डायलिसिस हमने पहले ही पढ़ लिया है क्या होता है, बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्टिलेशन ऑफ डायलिसेट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। इसमें जो डायलिसिस सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं डायलिसेट, इसको हम कहाँ पे डालेंगे? पेरिटोनियल कैविटी में डालेंगे। एंड देन वी विल अलाउ द टाइम फॉर द सब्सटेंस एक्सचेंज। तो हम पेरिटोनियल कैविटी में फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए वहाँ पे उसको रखेंगे ताकि सब्सटेंस एक्सचेंज हो जाए। जो आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमीवियल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। जब वो सेमी परमीवियल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी तो जो आपने फ्लूइड दिया है उसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्यूट्स होंगे, फ्लूइड्स होते हैं, है ना। तो और आपके जो एक्सचेंज होगा फ्लूइड और सॉल्यूट इस पेरिटोनियल कैविटी से हो जाएगा उस टाइम तक के लिए, फिर आप उसको रिमूव कर दोगे फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी।
नाउ क्यों करते हैं हम पेरिटोनियल डायलिसिस? क्योंकि पेशेंट एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या फिर पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या फिर पेशेंट की कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हीमोडायलिसिस के लिए अगर हमें हीमोडायलिसिस कराना है पेशेंट का, तो हमारे पास आईवी या वैस्कुलर एसेस होनी चाहिए, फिशुला, ग्राफ्ट, कैथेटर, ये सब होना चाहिए। बट अगर पेशेंट का जो वैस्कुलर एसेस है बहुत ही पुअर है, आप फिशुला नहीं लगा पा रहे हो, ग्राफ्ट नहीं लगा पा रहे हो, कैथेटर नहीं डाल पा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पेशेंट की अगर लाइफ बचानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेरिटोनियल डायलिसिस। स्मॉल चिल्ड्रन और एल्डरली में भी पेरिटोनियल डायलिसिस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको हीमोडायलिसिस में डाला जाता है और जो कि अनस्टेबल हो जाते हैं, उनका जैसे ही आपने हीमोडायलिसिस पे रखा उन पेशेंट्स को, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया बहुत ही ज़्यादा, उनको टैकीकार्डिया होने लग गया, ठीक है, तो वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाएंगे अगर हीमोडायलिसिस में। तो उन पेशेंट्स को हम क्या करवाते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस। बट किस किस को नहीं करवाएंगे? उनको नहीं कराएंगे जिनको कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का जैसे पेरिटोनाइटिस हो, उनको नहीं करवाएंगे। एब्डोमिनल वॉल का सेलुलाइटिस हो, या फिर कोलोस्टमी हो, इलोस्टमी हो, नेफ्रोस्टोमी हो, या फिर पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, चल नहीं पा रहा हो पेशेंट, या फिर आर्थराइटिस हो पेशेंट को, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जिसमें कि पेशेंट जो है वो अपनी केयर नहीं कर पा रहा है। पेरिटोनाइटिस में अगर एब्डोमिनल की कोई सर्जरी हुई है, चेस्ट की कोई सर्जरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, चेस्ट की सर्जरी ट्रॉमा में नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस सोल्यूशन देते हो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, तो आपका जो जो फ्लूइड है वो एक्युमुलेट हो जाएगा और एब्डोमेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट पे क्या पड़ेगा? प्रेशर। तो उन केसेस में भी नहीं कर सकते। बवल डिस्टेंशन है फिर भी नहीं कर सकते। तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, इनसफिशेंसी है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप फिर भी नहीं कर सकते। ये देखिए पेरिटोनियल क्या है? ये कैथेटर है। देन टाइप्स, कौन कौन से पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे: ऑटोमेटेड, कंटिन्यूस, एम्बुलेटरी, इंटरमिटेंट और द नाइटली इंटरमिटेंट। ऑटोमेटेड जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक मशीन ही है। ये जो मशीन है वो एक ऑटोमेटिक होती है। इसमें आप क्या करोगे? आप इसमें ड्वेल इन्फ्यूज़ टाइम, देन ड्वेल टाइम और देन ड्रेन टाइम क्या कर देते हो? सेट कर देते हो। तो एक ये ऑटोमेटेड डिवाइस है जिसका नाम साइक्लर है। इसमें आप डायलिसिस जो डिलीवर करते हो वो की कंट्रोल होता है, उसमें फिलिंग टाइम भी कंट्रोल होगा, ड्वेलिंग टाइम भी कंट्रोल होगा और ड्रेनिंग टाइम भी कंट्रोल होगा। और ज़्यादातर ये नाइट में किया जाता है, पेशेंट सो रहा होता है, ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही फिल करेगा, ड्वेल करेगा और ड्रेन करेगा। इसमें 4 और मोर एक्सचेंजेस हो जाते हैं पर नाइट, और 1 से 2 घंटा लगता है हर एक्सचेंज में। कंटिन्यूस एम्बुलेटरी, CAPD, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ परफॉर्म्ड एवरी फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द डे। ये हर हर 2 घंटे 3 घंटे में स्टार्ट कर देते हैं और पूरे दिन चलता रहता है। इसमें पेशेंट जो होता है वो मूव भी करता है। 2 लीटर पेरिटोनियल डायलिसिस 4 टाइम्स डेली विद ड्वेल टाइम एवरेजिंग 4 आवर्स का होता है। तो जैसे 7 बजे स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट 12 बजे करेंगे, फिर 5 बजे करेंगे, 10 बजे करेंगे, तो इस तरीके से 4 बार हो जाता है। और मोस्टली 2 लीटर का फ्लूइड यूज़ किया जाता है और 4 घंटे के लिए रखा जाता है। इंटरमिटेंट का मतलब है बीच बीच में, तो इसमें ऐसा रेगुलरली नहीं होता, रोज़ नहीं होता, नाइट में नहीं होता, बस 10 to 14 आवर्स होता है, 3 to 4 टाइम्स अ वीक। नाइटली इंटरमिटेंट ये नाइट में होता है, 8 से 12 घंटे के लिए होता है नाइट में। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस। नाउ अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस के साइकिल पढ़ें तो इसमें 3 फेज आते हैं: इनफ्लो, ड्वेल एंड द ड्रेन। इनफ्लो में क्या होता है? फिलिंग टाइम। आप 2 लीटर जो फ्लूइड होता है उसको जल्दी से 10 मिनट्स के अंदर अंदर दे देते हो, फिर ड्वेल रखते हो। ये जो ड्वेल टाइमिंग है वो वेरी करता है, आधे घंटे से स्टार्ट हो जाता है, आधे घंटे तक भी रख सकते हो और 8 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे तक भी रख सकते हो। फिर जो ड्रेन करने में टाइम लगता है वो 15 से 30 मिनट ही लगता है। अगर ड्रेन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पेशेंट को बोलते हो कि अपनी पोजीशन चेंज करें, हिलें डुलें कंफर्टेबली, या फिर आप एब्डोमेन पे मसाज करते हो ताकि जितना भी ड्रेन है वो आ जाए।
टेक्निक जो है पेरिटोनियल डायलिसिस की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है कि जो कैथेटर अगर हम डाल रहे हैं वो ऑपरेटिंग रूम में डाला जाता है या फिर बेड साइड में डाला जाता है, और जो हम मतलब कि जो हमने कैथेटर डाला है पेरिटोनियल कैथेटर, उसको लोकल और जनरल एनेस्थीसिया में डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं ये कैथेटर? ये आपका जो अम्बलाइकस होता है उससे 3 to 5 सेंटीमीटर नीचे डालते हैं। इस एरिया को हमने क्यों यूज़ किया है? इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम है, एवेस्कुलर वाला एरिया है ये, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, प्लस ईजिली भी डल जाता है, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता। देन जो डायलिसेट है, जो डायलिसिस सोल्यूशन है, उसको आप क्या करते हो, वार्म करते हो ताकि पेशेंट को ठंड ना लगे। ऑल्सो जब ये वार्म होता है तो आपकी जो पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं। तो अगर वो डायलेट हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छे से क्या होगा, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली एक आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, आप एक डायलिसिस सोल्यूशन डाल रहे हो पेरिटोनियल कैथेटर से, ये जो सारा सोल्यूशन है पेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स और ये जो सोल्यूशन है इसके बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। So there is a solution bag, then there is the catheter, then there is the infusion of this peritoneal dialysis fluid into the peritoneal cavity, and then drainage occurs. नाउ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के? पहला कि जहाँ पे पेरिटोनियल कैथेटर लगा हुआ है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, स्टाइफिलोकोकस ऑरियस, स्टाइफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। देन पेरिटोनाइटिस हो सकता है, हर्निया हो सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है, पेरिटोनियल सोल्यूशन को आप अंदर डाल रहे हो पेरिटोनियल कैविटी में, तो उसकी वजह से डिस्टेंड हो रहा है आपका एब्डोमेन, तो जो आपके ऑर्गन्स हैं उनमें क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है। लोअर बैक पेन, आपको क्या होता है कि फाउलर्स या सेमी फाउलर पोजीशन में बैठना पड़ता है ड्यूरिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसकी वजह से अगर ये लॉन्ग लास्टिंग रहा, बहुत टाइम के लिए आपको यूज़ करना है, 18 घंटे का है, तो उसके लिए लो बैक पेन हो जाता है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि इन्फ्यूजन ऑफ द पेरिटोनियल सोल्यूशन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विल लीड टू द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एंड व्हेन द एब्डोमेन डिस्टेंड्स इट विल कॉज प्रेशर टू द respiratory tract, right? That's why. Then catheter related complications, example displacement or the obstruction, तो ये सब आपके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नाउ क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पेरिटोनियल डायलिसिस करते हुए? बिफोर डायलिसिस सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट, गेट द इन्फॉर्म कंसेंट लेना है कि हाँ हम डायलिसिस करवा रहे हैं। चेक द साइट फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, देयर शुड बी नो एनी रेडनेस, एनी डिस्चार्ज, एनी पेन। Then check the vital signs, especially the blood pressure and the pulse rate. Then weigh the patient. Weighing the patient is important. Why? Because it will help us to know how much weight is reduced after the dialysis. Then perform baseline assessment like cardiovascular, respiratory and the abdominal assessment. Empty the bladder so that it will not interrupt during the dialysis procedure. Then check the lab values. लैब वैल्यूज़ में आप क्या क्या चेक करोगे? लैब वैल्यूज़ में आप चेक करोगे कि कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, कितना पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल है, कितना ब्लड यूरिया लेवल है, इसको हम बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। Assemble the equipment at the bedside. Then during dialysis you have to check regularly for the pulse, BP every 15 minutes during first exchange, and then every hour after that. Then strict intake output charting, this is very important, कितना आपने ड्वेल किया, कितना आपने इन्फ्यूज़ किया, कितना आपने ड्रेन किया। Then promote the patient comfort by giving the frequent back care and changing the position. Then document what is the time, what is the date of procedure, for how much amount of dialysate is given, what is the exact time of the each phase. Now note the color and the volume of dialysate drainage. In peritonitis अगर जो dialysate है उसका कलर जो है मिल्की वाइट है, इट मीन्स पेशेंट को क्या है, पेरिटोनाइटिस है। मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड द एब्डोमिनल पेन। देन आफ्टर डायलिसिस सेंड द ब्लड सैंपल, ताकि हम चेक कर सकें कि बिफोर द डायलिसिस व्हाट वाज द लैब वैल्यूज़ एंड आफ्टर द डायलिसिस हाउ मच इज़ द इम्प्रूवमेंट। देन वॉच फॉर द कॉम्प्लिकेशंस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। So in today's session it was all about the dialysis. In this we discussed what is dialysis, why it is done, what are its indications, what are the two types of dialysis, and then we discuss about the peritoneal dialysis.
In the next class, we will discuss about the hemodialysis.